सलाम, मेरा नाम नवीन दिल्लीवाल है। 10 समाचार आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है साहब। पेमेंट ऑनलाइन हो रही है, बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है और अब तो ठगी भी ऑनलाइन हो रही है। पिछले दिनों काफ़ी ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आया है, जिसमें बहुतों का पैसे वापस मिले हैं, बहुतों के अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, भिलाई निवासी हैं, जानते हैं उनसे कितनी की ठगी हुई है, अभी तक उनके केस में क्या डेवलपमेंट है और किस तरह का वो ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है 10 समाचार में आपका। पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रतीक मजूमदार जी। कह रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी का शिकार आप हुए हैं, विस्तार से बताइएगा किस तरह की ऑनलाइन ठगी आपके साथ हुई है। जी, ये अप्रैल मंथ में इसी साल, ये जितनी भी कार्रवाई है सब इसी साल की बात है। तो अप्रैल मंथ में मेरे पास टेलीग्राम पे ट्रिवागो एक बहुत बड़ी एक पोर्टल है जो ट्रैवल बुकिंग करवाती है। तो उन्हीं के कोई एक एजेंट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि होटल रेटिंग करवा के उसी के आवाज में ये मुझे कुछ कमीशन देंगे। मैसेज किस पे है? ये टेलीग्राम ऐप पे आया था। तो आजकल जो भी ठगी चल रही है वो सब टेलीग्राम पे ही हो रहा है। तो इसी में मतलब उन्होंने मुझसे काफ़ी रेटिंग करवाया बहुत सारे होटलों के। लगभग एक सेट में ये 28 से 30 रेटिंग करवाते थे, उसके बाद ये आपको कुछ कमीशन देते थे। तो शुरू में तो इन्होंने मुझे लगभग 1 लाख रुपए दिया था। तो जिसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद एक कहीं पे हो सकता है ये बैच है ये। अच्छा, 1 लाख रुपए आपको के कमीशन के मिले थे? हाँ जी, ये मुझे कमीशन के मिले थे। देखिए, मैं समझना चाहूंगा एकदम सरल भाषा में। आपने कहा कि ऑनलाइन रेटिंग करना है, किसको रेटिंग करना है, क्या काम था, ऑनलाइन काम था, फील्ड पे जाके आपको काम करना था, क्या था? सरल भाषा में समझिए जी, ये एकदम घर बैठे बैठे काम था। ट्रिवागो एक पोर्टल है जिसमें आप होटल की बुकिंग करवाते हैं। हाँ, तो उसी में आप जैसे आप गूगल में कहीं पे जाके आप किसी होटल में खाए या कुछ किए तो उसके बाद आपको रेटिंग देनी पड़ती है ना, तो उसी की तरह ये एक पोर्टल है जहाँ पे आपको सिर्फ होटल की बुकिंग करनी होती है। तो उसी में इन लोग कहते थे कि आपको अगर होटल की मार्केटिंग करनी है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको इसी होटल को रेटिंग करना है। तो आपको जैसे समझ लीजिए दिल्ली का कोई एक होटल आपको दे दिया। हाँ, बहुत सारे विदेशों के भी होटलों के वो आते थे उसमें रेटिंग करने के लिए। तो ऐसे ही लगभग इन लोग 28 से 30 होटल आपको देते थे जिसको आपको रेटिंग करना था। और वो 28 से 30 रेटिंग के बाद ये आपको टोटल एक कमीशन देते थे जो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट आ जाता था। ठीक है, 28 से 30 होटलों की रेटिंग करनी थी। पूरे देश भर में करना था, पर्टिकुलरली किसी प्रदेश का? नहीं, ये पूरे देश भर है, पूरे विदेश भर। ठीक है, आपको रेटिंग करना था। रेटिंग करने के लिए आपको होटलों में चेक इन करना होता था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ घर बैठे बैठे करना था। ना होटल जाना पड़ता था, ना वहाँ पे हमको अपनी तरफ से कुछ बुकिंग करनी पड़ती थी। हम लोग को बस घर पे बैठे हुए उनका ही एक ट्रिवागो का फेक पोर्टल था, उसी से हम लोग को उनको रेटिंग करना होता था, बस और कुछ भी नहीं। तो समझने का विषय यहाँ पे ये है कि 1 लाख रुपए जो उन्होंने आपको दिया वो आपको रेटिंग करने का दिया था या होटलों में चेकिंग करने का दिया था? वो रेटिंग करने का दिया था। इसके अलावा आपको कब जानकारी हुई कि मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहा हूँ? क्योंकि सारी चीजें तो आप बता रहे हैं स्मूथ चल रहा था, 28 से 30 होटलों की रेटिंग करनी। प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू हुआ? तो जी, मैंने जैसे बताया कि एक सेट ऑफ रेटिंग में इन लोग 28 से 30 होटलों की रेटिंग करवाते थे। तो जब मैं सेकंड सेट मैं सोचा कि अब रेटिंग करते हैं, थोड़ा कमाई हो जाएगी इससे। तो उस टाइम जब मैंने रेटिंग करना स्टार्ट किया तो यही जो एजेंट जिसने मेरे को रीच आउट किया था सबसे पहले, तो उसी ने मुझे बताया कि हमें अपनी तरफ से कुछ पैसे इनको जमा करने पड़ेंगे, जिससे जो कमीशन का पैसा उसमें भी इजाफा हो जाता। हाँ, तो मुझे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत कम राशि होगी शायद जो जमा करने पड़ेगी अपने एंड से। लेकिन इन लोग जब मेरे से पूरा जब 30 रेटिंग जब पूरा करवाए तो तब तक इन लोग ने मेरे अकाउंट से 35 लाख रुपए इन लोग ने ले रखा था। 35 लाख? ये कमीशन, ये आपको कमीशन के एवज में क्या प्लेटफॉर्म फीस के तौर पे मांगते थे या किस तरह से मांगते थे? हाँ, ये आप प्लेटफॉर्म फीस ही समझ लीजिए, लेकिन उनके हिसाब से ये था कि इन लोग के पैकेज बुकिंग प्राइस ले रहे हैं। अच्छा, कितनी राशि लेने के लिए आपने 35 लाख रुपए उनको दे दिए? मतलब मुझे सबसे पहले मैंने जब 24 लाख रुपए जमा किए थे तो मेरा 32 लाख रुपए कमीशन बैठ रहा था। लेकिन वो 32 लाख रुपए निकालने के लिए भी उन्होंने कहा था कि मुझे 50% सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। एंड देन वो फिर 50% जो उन्होंने आपसे लिया है वो बाद में आपके अकाउंट में आ जाएगा? हाँ, वो सब मुझे वापस मिल जा रहा था। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म पे रिच किया,
टेलीग्राम पे आपने बोला कि उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, उस बंदे को इससे पहले आपने कहीं पे मिला है, कहीं पे देखे हैं, किसी और सोशल मीडिया में आपके साथ जुड़े हुए थे वो? नहीं, वो उनका ऐसे डिजिटल सिग्नेचर और कहीं पे भी नहीं है। मतलब वो ना मैं उनसे पहले कभी मिला और ना ही वो मतलब ये शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। हो सकता है कि वो किसी और के नाम से ये अपना फ्रॉड चला रहा हो, ऐसा चल रहा हो, तो इतने हैं। मतलब नाम भी फर्जी, फोटो भी फर्जी। और इसके अलावा और क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? बातचीत के हिसाब से तो मतलब अब ये है कि जब मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड हो गया है और मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया है, तो मैं बस चाह रहा हूँ कि अब देखिए, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन ये केस सॉल्व हो जाए, मतलब पुलिस पकड़ ले, तो उसी के सिलसिले में मैं मतलब इन लोग से ना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रख रहा हूँ। क्योंकि अगर ये मुझे अपने तरफ, इनको अगर पता चल गया कि मैंने कहीं पे भी केस रजिस्टर कर दिया, कुछ कर दिया, ये मुझे तुरंत ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि ये मुझे मैसेज में भी धमकी दे चुके हैं कि अगर आपको आपका पैसा नहीं चाहिए तो हम आपको अभी यहाँ से निकाल दे रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें दो सवाल बनता है, मैं आपको अटैच करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि आपसे बातचीत जब हो रही थी हमारी, तो आपने बताया था कि पहले 30 राउंड की ये लोग रेटिंग का करते थे, 30 होटलों का। जब आपको कंप्लीट हुआ और जब आप पेमेंट लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने आपसे बोला कि आप 48 घंटे से लेट हो गए हैं, अब आप फिर से 30 होटल को रेटिंग करिए, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। जी जी। दूसरा, आपका कामकाज क्या है, आप क्या करते थे इससे पहले, किस जॉब में थे आप, ये मिला के पूरी सारी चीजें बताइए। तो मतलब आप लोगों को भी बहुत आश्चर्य होगा, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बहुत ही बड़ी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद मैं इस ठगी में फंसा हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर जैसे मुझ जैसे मतलब थोड़े अवेयर लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी अगर इसमें फंस रहे हैं, तो मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनके साथ ऐसा ठगी का वो हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है अभी तो। अच्छा, पहले राउंड और दूसरे राउंड का जो आपने बताया था वो जरूर खुल जाते जी। तो जैसे पहले राउंड की रेटिंग जब मेरी खत्म हुई थी, फिर जब मैंने दूसरे राउंड की रेटिंग की थी, तो मेरा जब कमीशन 32 लाख रुपए निकालने की बारी आई थी, तो इन्होंने कहा था कि मुझे 50% सिक्योरिटी जमा करना। तो 50% जो सिक्योरिटी बन रहा था 16 लाख के आसपास, अब 16 लाख मैंने अपनी सारी जमा पूंजी ऑलरेडी दे रखा था। हाँ, तो 16 लाख जमा करने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब लगभग मैंने और 10 दिन के बाद मैंने उनको 16 लाख रुपए जमा कर पाया। तो जब मैंने वापस अपना विड्रॉ रिक्वेस्ट डाला, तो उन लोग ने विड्रॉ रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते ये कहा कि आपने 48 घंटे से ज्यादा टाइम लगा दिया इसको विड्रॉ करने में। 16 लाख आप दे चुके थे? हाँ, और मैंने 16 लाख रुपए दे रखा था। और ये जो क्लॉज इन लोग ने जो बता के रिजेक्ट किया था, ये ना इनके पोर्टल में कहीं मेंशन है, ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन है। अच्छा, ये जो सारी चीजें आपको बता रहे थे कि आप 48 घंटे से लेट हो चुके हैं, ये वही बंदा बता रहा था जिसने आपको रीच आउट किया था टेलीग्राम पे? हाँ जी, ये उन्होंने वही बता रहे थे। इन लोग का एक सर्विस डेस्क भी है, वो सर्विस डेस्क भी मतलब इनका बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोग ये अपना स्कैम चला रहे हैं। सर्विस डेस्क रखा है, एजेंट रखा है, इनका डायरेक्टर है, मतलब हर लेवल पे कोई ना कोई। अच्छा, उस बंदे के अलावा, अच्छा उसका नाम तो बताइए पहले आप। हाँ, तो जो एजेंट जो मुझे सबसे पहले रीच आउट किया था, उनका नाम है अक्षय देव, और जो इस पूरे स्कैम के जो डायरेक्टर है उनका नाम है शुभम श्रीवास्तव। अच्छा, अक्षय देव के अलावा और किसी बंदे से आपकी बातचीत हुई? हाँ नहीं, अक्षय देव के अलावा मेरी बस जो इस कंपनी का डायरेक्टर है शुभम श्रीवास्तव, उन्हीं से बात हुई थी। तो उन्होंने क्या बोला? वो तो मतलब मैं बस उनके सामने बस गिरा ही पाया कि मतलब मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मुझे टाइम टू टाइम छोटी मोटी डिस्काउंट दे देते थे कि आप इतना डिस्काउंट ले लीजिए, लेकिन आपको इतना पैसा तो जमा करना ही है। और अभी के टाइम में मुझे मतलब इनका ये कहना है कि अगर मैं 16 लाख रुपए जमा किया तो ये मुझे कमीशन में 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे। अच्छा, अभी भी वो आपसे पैसे मांग? हाँ, अभी भी मुझसे पैसे मांग रहे हैं। और ये मतलब मैं ऑलरेडी समझ गया हूँ कि ये मतलब बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन मैं अभी भी इनके साथ कॉन्वर्सेशन इसीलिए रखा हूँ ताकि हमारे पुलिस प्रशासन के लिए इजी हो जाए। अच्छा, ट्रिवागो से बात हुई? हाँ, ट्रिवागो से भी बात हुई थी। तो उन्होंने एक न्यूज़लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि ये पूरा फ्रॉड है, ये ऐसा कोई भी स्कीम ओरिजिनल ट्रिवागो कंपनी बिल्कुल जायज नहीं मानती, और ऐसे ठगी में अपना शिकार बन। चलो, एजेंट ने आपको धोखा दे दिया, ट्रिवागो ने हाथ खड़े कर दिए, इसके बाद आप पुलिस प्रशासन के पास गए, FIR वगैरह कुछ दर्ज किया मामले को लेकर? हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने एक साइबर कंप्लेंट दर्ज किया था जिस दिन मुझे पता चला था कि मेरे साथ ठगी हो रहा है। और
और उसके बाद ही मैं मतलब सुपेला थाना में गया था सबसे पहले FIR फाइल करने के लिए। लेकिन वहां पे भी मुझे मतलब FIR फाइल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा घुमाया गया लगभग 1 महीने बाद। वो भी कैसे, मतलब मैं उसके पहले 3 बार SP साहब के पास गया, एक बार हमारे वो स्टेट होम मिनिस्टर जी के पास गया, तब जाके इन लोग ने 1 महीने की बात कर रही हैं, कौन सा महीना था, कौन सी तारीख? ये जून महीने में जब मेरे साथ जब ठगी हुआ था, तो ये 5 जून की ठगी है, और जो FIR हुआ था वो 5 जुलाई को हुआ। इसी साल की बात? जी इसी साल की बात। तो फिर क्या बोला पुलिस वालों ने? तो पुलिस वालों ने तब तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, वो मतलब आपकी FIR दर्ज हुई है, नहीं हुई है अब तक? हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा जी। आप कह रहे थे कि FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, फिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि FIR दर्ज हो गया? मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये SP साहब और होम मिनिस्टर जी के इंटरवेंशन के बाद ही ये शायद काफी प्रेशर पड़ा, क्योंकि बाद में ASP साहब ने भी इस पर प्रेशर डाला था कि FIR क्यों नहीं हो रहा है, तो जाके फिर FIR हुआ था। अच्छा, जून में आपने किया ये सारी चीजें FIR, अभी अगस्त चल रहा है, खत्म होने वाला है, अभी तक क्या डेवलपमेंट है? ऐसा कुछ शॉर्ट डेवलपमेंट है नहीं कि जो मैं आपको बता सकूं, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि मतलब हमारे जो साइबर सेल के इंचार्ज हैं DSP राजीव शर्मा जी, तो उन्होंने कहा है कि इस केस के सिलसिले में शायद किसी एक जन को अब तक अरेस्ट किया गया तेलंगाना से, और उसके डिटेल में शायद वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी अभी हो चुका है 20-30 दिन। उसके बाद क्या अपडेट है, मैं बहुत बार कोशिश किया जानने की, तो मुझे कुछ पता नहीं। साइबर की टीम ने आपसे बात की, आपसे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है इस केस को लेकर? जी, मतलब जिस दिन मैं पहली बार गया था, तो उसी दिन उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लिया था। बहुत अच्छे से उन लोग ने अटेंड किया था, सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया था। मतलब लगभग 2-3 दिन में 6-7 घंटे हम लोग के बीच में बातचीत चली थी। लेकिन उसके बाद जो भी रीजन होगा, कार्रवाई में काफी ढिलाई मुझे महसूस हुआ। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं, किनके पास जाने की सोच रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि पहले काम हुआ और अब ढिलाई हो रही है, तो आगे क्या रवैया किस तरह से रहेगा? जी देखिए, मैंने इस सिलसिले में मैंने ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कंप्लेंट किया था, तो उनकी तरफ से भी शायद SP साहब इन सबको लेटर जा चुका है। हाँ, तो अब मेरा बस ये है कि हम लोग देखिए सीधे साधे नागरिक हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं टाइम टू टाइम, तो सरकार से हमारी यही अपेक्षा है। हम लोग अच्छे नागरिक, हम लोग वोट भी देते हैं, ठीक। तो हमारी बस एक अपेक्षा है कि इतना बड़ा केस अगर हो रहा है तो आप लोग उस पर काफी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई लें, क्योंकि मतलब फिर हम मतलब इस देश में फिर रहना ही क्यों चाहेगा कोई, और फिर आप लोग की यही शिकायत रहेगी कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग ये देश छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग बस सिस्टम से परेशान हो रहे हैं, हम कुछ नहीं। आप फादर साहब आपके क्या करते हैं? जी, हम लोग की बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास आदमी है। मेरे पापा रिटायर्ड है, वो भी पहले इंजीनियर थे। पैसा 35 लाख जो गया है, उसमें आपके फादर साहब से भी आपने पैसे लिए थे या सारा कुछ आपकी जमा पूंजी थी? ये सारा मेरा ही जमा पूंजी था, और मैंने लोन उठाया है, मतलब काफी बड़ा अमाउंट। मतलब मेरी जो खुद की जमा पूंजी थी, मैंने तो लगभग अपने एंड से ऐसे 6 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन बाकी जो उन्होंने मुझे लगाने को कहा था, तो वो मैंने लोन उठा के लगाया। तो मेरे मतलब अभी मेरी शायद मेरी जितनी तनख्वाह आती है वो सब मैं EMI चुकाने में ही चली जा रही, तो खाने पीने के लिए भी मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा बच नहीं रहा। शहर वासियों के लिए आपकी तरफ से अपील होनी चाहिए, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसके फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, तो एक अपील आपकी तरफ से होनी चाहिए कि लोग इस चीज से बचें। जी, ये एकदम सही बात है। आप जागरूक रहिए, और ये तो आप जान लीजिए कि अगर कोई भी स्कीम अगर आपके वो सिर्फ आपके लालच पे खेलेगी। अगर कोई भी स्कीम अगर आपको ऐसा दावा कर रही है कि आपको डबल दे देगी कुछ ही दिनों में, ट्रिपल कर देगी, तो आप एकदम जान जाइए एकदम फ्रॉड स्कीम है। आपके बारे में मतलब आपके पास ऐसा कभी भी किसी स्कीम की जानकारी भी आई, तो आप उसको मल्टीपल सोर्सेस पे जाके चेक कर लीजिए कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट करती है भी कि नहीं, और थोड़ा बस जागरूक रहिए, और कुछ नहीं। हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह लाती है बीच में, तो आप वो सब देखिए और ऐसे स्कैम के खिलाफ जागरूक रहिए। कह रहे हैं जागरूक रहिए ऐसे स्कैम के खिलाफ। काफी पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है प्रतीक साहब, और वो अगर
ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो आप और हम तो बहुत पीछे हैं। कह रहे हैं पुलिस प्रशासन ने पहले गंभीरता से इस केस को लिया, फिर बाद में काफ़ी ढिलाई हुई, और कह रहे हैं कि 35 लाख रुपए इन्होंने गंवा दिए, अपनी पूरी जमा पूंजी। और मिडिल क्लास परिवार से ये आते हैं, और अभी जितना कमा रहे हैं उसमें तकरीबन 70% हिस्सा इनका EMI चुकाने में जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सतर्क रहिए। सर